जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब अगेन हम IIT JAM के क्वेश्चंस को पिकअप किए हैं और मेरे लिहाज से जो अच्छे क्वेश्चंस के जो सिलेक्शंस इस बार रहे हैं उसमें से हम अगेन कुछ क्वेश्चंस को पिकअप किए हुए हैं। मेरे नज़र से जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ उसको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द IIT JAM 2022 का अगर हम नाम दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। एक बात और, अभी तक हमारे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। चलते हैं, आते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में है कि लेट यू सच दैट R टू R बी ट्वाइस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शंस। मतलब u को जो है हम लोग अगर दो बार डिफरेंशिएट करें तो फंक्शंस कंटिन्यूअस है, उसको ट्वाइस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। मतलब उसकी सेकेंड डिफरेंशिबिलिटी एग्जिस्ट करती है और सेकेंड डिफरेंशिबिलिटी जो आएगी वो कंटिन्यूअस होगा। उसकी मीनिंग ट्वाइस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शंस होता है। ये तो बात क्लियर है। सच दैट u ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 है। ये है कि x इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन u है वो पॉजिटिव है एंड u डैश 0 अगेन ग्रेटर देन 0। दो कंडीशंस यहाँ दी हुई है। सपोज u सेटिस्फाइड दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, u डबल डैश मतलब एक आपका सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस अच्छी खासी यहाँ गेम जो है रियल एनालिसिस पे हुई है, तो देखते हैं उसकी एनालिसिस करते हैं। अब कहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स यहाँ बात की जा रही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि द फंक्शन u डैश ये इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। ये है कि u डैश क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द फंक्शन u इज mi मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू। मतलब अब दोनों की बात कहा है कि स्टेटमेंट पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है दोनों फॉल्स है। यही सब बातें हुई हैं यहाँ। तो चलते हैं देखते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिबिलिटी का बना है ना, एक बड़े फेमस रिजल्ट पे बना है। और वो रिजल्ट क्या है, मैं उससे पहले रिजल्ट को लिख दूं। रिजल्ट ये है कि अगर कोई हमारा ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएबल है y डबल डैश प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू 0, इफ qx पे दो बात आती है। qx लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, जो फंक्शंस का हमारा डोमेन अगर ऐसा है तो जो y होता है y इज स्ट्रिक्टली, ये बात ध्यान दें आप लोग, स्ट्रिक्टली मोनोटोन सीक्वेंस ये होता है दिस। ये रिजल्ट है ये कि अगर qx लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डी, फंक्शन y जिस डोमेन में डिफाइंड है, अगर qx की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन सीक्वेंस होता है और एट मोस्ट 1 0 उसके पास होता है। ये रिजल्ट है मेरा। अब जरा आइए देखिए, जस्ट वही है हमारा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो u डबल डैश x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर u ऑफ x इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करिए इससे तो qx यहाँ जो निकल के आएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर ऑल x बिलोंग्स R दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। अब इंटायर क्वांटिटी इज निगेटिव, यानी qx लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। पूरे रियल नंबर के लिए qx लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये लेस देन 0 हो गया तो जो ux जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, ux इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा। या तो स्ट्रिक्टली हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा और एटमोस्ट 1 0 होगा। अगर 0 होगा तो एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा। कहने का मतलब ये होगा कि हमारा जो फंक्शंस होगा वो या तो ऐसे बनेगा दिस, या फिर ऐसे बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। मतलब एक ही पॉइंट पे इसका 0 मिलेगा, एटमोस्ट 1 0। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, आ जाइए क्या कहा है स्टेटमेंट के बारे में। पहला स्टेटमेंट है द फंक्शन u डैश इज mi ऑन दिस, क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अब यहाँ u डैश की गेम जो है IIT JAM वाले खेले हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देख लें, द फंक्शन u इज mi ऑन दिस, कह रहा है कि ये जो फंक्शन u है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ऑन 0 इन्फिनिटी।
बात हमें जो मिला है वो यूएक्स स्ट्रिक्टली मोनोटोन है। अब एमडी है यार, एमआई है। देखिए ये जो दो कंडीशन दिया है ना वो इसीलिए दिया है, किस दिन रात के लिए दिए हैं, इसी दिन रात के लिए दिए हैं ताकि हम क्लियर कर सकें कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। यू ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव है। अगेन ये कह रहा है कि यू डैश जीरो ग्रेटर देन जीरो है। इसकी मीनिंग क्या है कि x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शंस जो है इंक्रीज कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्ट नेचर रखता है तो किसी एक पॉइंट पे जो उसका नेचर होगा इंटायर द डोमेन वही उसका नेचर होता है। अब जैसे यहाँ x इज इक्वल टू जीरो पे यू डैश जीरो ग्रेटर देन जीरो, मतलब दिस इज ए पॉजिटिव ईयर, तो दिस फंक्शन इज व्हाट इंक्रीजिंग फंक्शन ईयर। अब यहाँ है कि वो स्ट्रिक्ट नेचर रखेगा कि अगर वो इंक्रीज है तो हमेशा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज है तो ऑलवेज डिक्रीज ईयर। तो इसकी मीनिंग ये होगी कि सिंस यू डैश जीरो ग्रेटर देन जीरो एंड यू एक्स इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन, तो बाई दीज टू कंडीशंस फंक्शन यू एक्स इज व्हाट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और दिस इज द व्हाट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो फंक्शन u है वो पक्का मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, यानी जो स्टेटमेंट सेकेंड है 100% राइट। ये क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया? बाय दिस कंसेप्ट। अब ऑप्शन के बारे में अगर आ जाए हम तो इल्यूमिनेशन तो इस स्तर पे सबको पता है कि सेकेंड हमारा ट्रू है। फर्स्ट के बारे में भी हम कुछ नहीं बोले हैं। यहाँ कहा है सेकेंड फॉल्स, तो ये तो डी सत्य हो ही नहीं सकता है। अच्छा, और भी कहीं सेकेंड फॉल्स की बात है क्या? ऑप्शन ए में बोथ फर्स्ट, अच्छा फॉल्स नहीं, ये फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो फॉल्स नहीं है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। बी में है कि दोनों ट्रू है और फर्स्ट फॉल्स है सेकेंड ट्रू है। अब बी और सी में से कोई एक सही हो सकता है, तो देखते हैं क्या है। यहां से आते हैं यू यू डैश, ये कैसा होगा इसके बारे में एनालिसिस करने चल रहे हैं। ध्यान से देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन हुआ है। इस यू यू डैश को ना हम एफ ले रहे हैं, टेकिंग एफ इज इक्वल टू यू यू डैश। एफ डैश निकालने जा रहे हैं क्योंकि मुझे अब इसके मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करनी है। तो एफ डैश इज इक्वल टू, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो यू यू डबल डैश, ये ऑलरेडी यहाँ है ट्वाइस डिफ्रेंशिएबल इसीलिए दिया हुआ है, प्लस यू डैश और यहाँ हो जाएगा यू डैश का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, और यू डबल डैश जो मेरा है वो ये है, तो एफ डैश इज इक्वल टू यू इंटू यू अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेफिनेटली क्लियर, नो डाउट। तो एफ डैश जो मेरा आया वह यू स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यू डैश होल स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए, देखिए यू डैश स्क्वायर है, तो अगर ये निगेटिव भी हुआ तो स्क्वायर उसका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इज द पॉजिटिव ईयर। यू स्क्वायर अगर निगेटिव है तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो मेरा इंटायर फंक्शंस होगा ना, दिस इज द ग्रेटर देन जीरो, दिस इज द ग्रेटर देन जीरो ईयर। तो अगर किसी फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है तो दिस इज द व्हाट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। तो दिस इज द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज द पॉजिटिव, निगेटिव तो होना ही नहीं है, तो एमडी तो पक्का नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा, दिस इज द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो दोनों के लिए बात होती है, हो सकता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो, अगर ऐसा भी है तब भी फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। हाँ, इक्वल लगने पर हम स्ट्रिक्ट बात नहीं लिख पाएंगे, अगर ये इक्वल हट गया तो फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा, लेकिन अगर इक्वल लग गया तो एम आई सीक्वेंस तो होगा, बट स्ट्रिक्ट की बात हम नहीं लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज द एम आई सीक्वेंस। और एम आई की ही बात कहा है, वहाँ स्ट्रिक्ट की बात पूछा नहीं है फंसाने के लिए, सीधा सा पार्ट पूछा है। तो द फंक्शन यू इज एम आई ऑन दिस, तो ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब द फंक्शन यू ए डैश इज एम आई ऑन दिस, दिस इज द 100% राइट बाई प्रूविंग दिस। एफ डैश ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश इज द यू यू डैश। तो एफ डैश मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो यू डैश भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। तो जो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड है दोनों ट्रू होगा, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, हेंस ऑप्शन बी इज द राइट हियर। बाकी सारे ऑप्शंस मेरे गलत हो गए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट थी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। वहाँ बस इस रिजल्ट पे क्वेश्चन को बनाया गया था और बाकी डिफरेंशियल इक्वेशंस का वहाँ कोई बहुत यूज नहीं था। उसके बाद वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, मोनोटोनिक फंक्शंस की बात वहाँ कर दी गई थी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। वो भी मेरे लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द आईआईटी एग्जाम ऑफ दिस ईयर 2022 का ये जो क्वेश्चन अब अगेन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, मेरे लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस जो है ना हमेशा बनते रहे हैं। बाकी क्वेश्चन तो इजी रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ आईआईटी एग्जाम के जो क्वेश्चन थे इस बार, उनका सिलेक्शंस बहुत ज़बरदस्त रहा है और हमेशा होता ही रहा है ऐसे एग्ज़ाम की। तो ये सब सारी खासियतें हैं, फिक्स चीज़ें हैं। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे क्या यूज किया गया है, किस रिजल्ट की बात की गई है, मैथमेटिक्स के कौन कौन से लॉजिक और कॉन्सेप्ट यहाँ हैं, वो सब सारी बातें होंगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 29 है। ये है कि फार n बिलोंग्स टू n, पूरा मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, उसकी आत्मा को मैं लिखने जा रहा हूँ। एंड x बिलोंग्स सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओमेर इंटरवल 1 इन्फिनिटिव लेट f(n)x डिफाइंड है। f(n)x देख करके तो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस की बात याद आ गई, बट यहाँ उसका कोई बहुत यूज नहीं है। और जो लेबनीज रूल अंडर साइन इंटीग्रेशन वाला स्टूडेंट समझ के क्वेश्चन लगा रहे होंगे, उनकी भी जो है ना धज्जी उखड़ गई होगी। कैसे? अभी क्वेश्चंस देखिए, जब इसका हम सॉल्यूशंस पूरा जब प्रोवाइड करेंगे तो खुद ही ये बातें सारी समझ में आ जाएंगी। यहाँ डी थीटा है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये भी हमारा 29 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। कौन सा ट्रू है, मुझे इसकी बात करनी है ऑप्शन से। ट्रू की तलाश में हैं हम। ये जो है कहा गया है कि f(n)(x) इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, इफ n इज ऑड एंड n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। जो बी ऑप्शन है उसमें कहा है यही सारी चीज़ें हैं। इफ n इज, बाकी चीज़ें सेम टू सेम वही हैं, n इज इवन है एंड n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है। f(n)(x) इज पॉलिनोमियल है सी में, कि f(n)(x) जो है वो पॉलिनोमियल है इन x, ठीक है। और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए वो पॉलिनोमियल है। और लास्ट ऑप्शन है f(n)(x) इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन x फॉर एनी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। किसी भी नेचुरल नंबर्स जो 3 है या 3 से बड़े हैं उनके लिए f(n)(x) पॉलिनोमियल नहीं है। ये है कुल मिला के ये मुझे f(n)(x) के बारे में बात की गई है और पूछा गया है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। और f(n)(x) जो दिया है इस टाइप का हमारा इंटीग्रेशन दिया है। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना तो स्टूडेंट के दिमाग में तुरंत वो लेबनीज रूल को दौड़ने लगता है कि इसको हम लोग सीधे डिफरेंशिएट करें, उसके बाद सेटिंग गेटिंग करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। जनरली ऐसा नहीं है। पहली बात, अगर आईआईटी एग्जाम की आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, भले ही डायरेक्टली बीटा गामा फंक्शंस नहीं आता है तो आप प्लीज़ आप उसको सीरियस पढ़िए। दूसरा, रिडक्शंस फार्मूले को आप सीरियसली पढ़िए, क्योंकि देखिए इस बार जो क्वेश्चन आया है ना, बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट बीटा गामा फंक्शंस पे रिडक्शंस पे आए हैं। अब देखिए डायरेक्ट रिडक्शंस नहीं है, बट यहाँ रिडक्शंस फार्मूले का कितनी खूबसूरत ढंग से आईआईटी एग्जाम वाले ने यूज किया है उसकी हम बात यहाँ करने जा रहे हैं। एक रिजल्ट की यहाँ बात हम कर लें पहले। उस क्वेश्चन को लिखने के पहले एक रिजल्ट ये है, एक वाली थ्योरम भी है, और वाली साहब 0 से π/2 cos nx dx की बात करते हैं। तो यहाँ तो π/2 नहीं है, ये पाई है। तो ये रिजल्ट है एक 0 to π। ऑलरेडी रिडक्शंस फार्मूले पे हमारे वीडियो लेक्चर्स बने हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो हाँ आप देख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है इफ़ n इज ऑड। अगर n ऑड है ना तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर ये इवन है तो π/2 इंटू इरेशनल नंबर। अब इसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं।
π/2 इंटू रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर होगा इफ़ n इज इवन, ये है। और इसको हम बाय रिडक्शन फार्मूला इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो बहरहाल उसमें बड़ा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम इसको प्रूव करें, बट हमने एक रिजल्ट्स की यहाँ बात की है। अब इस रिजल्ट को मैं खूबसूरती ढंग से यूज करने जा रहे हैं। देखिए कैसे यूज कर रहे हैं। Fn(x) बाइनोमियली उसको पहले आप एक्सपेंड कर दीजिए 0 से पाई। अगर हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, cos रेज टू द पावर n थीटा और x² - 1 रेज टू द पावर n, ये हो गया, प्लस nc1 x² इंटू cos रेज टू द पावर n - 1 थीटा। अब अंडर रूट है ना, सॉरी ये अंडर रूट, ये अंडर रूट x² - 1 रेज टू द पावर n - 1, राइट, प्लस nc2, एक और भी लिख दें। उसके बाद हमारा क्या होगा, या पावर 1 पावर 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इंटू cos रेज टू द पावर n - 2 थीटा इंटू अंडर रूट x² - 1 रेज टू द पावर n - 2 प्लस n.1। फाइनली जो लास्ट वैल्यू हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ये तो कहानी फिनिश हो जाएगी। x² रेज टू द पावर n होगा तो यहाँ 2n हो जाएगा, और n जानते हैं क्या होता है, ये मेरा हो गया, दिस इज द डी थीटा, राइट, क्लियर हियर। यहाँ वेरिएशन सिर्फ थीटा का है, यानी x थीटा एज ए कांस्टेंट, तो इसको मैं बाहर कर रहा हूँ। देखिए एक स्टेप थोड़ा और आ जाए ताकि इनका थोड़ा कायदे से हम बखिया उधेड़ दें। हम बाहर ले रहे हैं, ये कांस्टेंट को हमने बाहर किया, x² - 1, ठीक है, रेज टू द पावर n, ये हो गया 0 से पाई, cos रेज टू द पावर n थीटा, और ये हो गया मेरा डी थीटा, राइट, प्लस nc1 कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, x² 0 टू पाई cos रेज टू द पावर n - 1 इंटू थीटा अंडर रूट x² - 1 रेज टू द पावर n - 1 थीटा, राइट, प्लस n डॉट प्लस। चलिए एक लाइन और लिख दें, क्या लिखने में जाता है, थोड़ी बात और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। ये हो जाएगा cos n - 2 थीटा और अंडर रूट x² - 1 हो, इनको तो x को बाहर ही करना था, तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ अगर लिख ही दिए हैं तो अब इनको बहुत कट पिट नहीं करेंगे। प्लस n.1 लास्ट वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ। व्हाट इज द लास्ट इज दिस मच एंड दिस इज द, यहाँ तो सीधे वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर देना, x रेज टू द पावर 2n 0 से पाई डी थीटा, ये तो पाई x रेज टू द पावर 2n होगा। अब यहाँ आइए, इस रिजल्ट के लिए हम आते हैं। अगर n आड है आपका, इफ़ n इज़ आड, तो क्या क्या कहानी होगी ज़रा देखिए। n अगर आड है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। आड के बारे में बात करने जा रहे हैं अभी, दोनों केस लेंगे यहाँ, ध्यान से देखिएगा। केस फर्स्ट, व्हेन n इज आड, तो जब n आड होगा मेरा, n आड, तो फिर क्या होगा, ये मेरी चीज़ वैनिश हो जाएगी, राइट। nc2 x रेज टू द पावर 4 cos n - 2 थीटा x² - 1 n - 2। अच्छा, जब n मैं अगर इवन लिखूंगा, एक और बात कि जब मैं इवन लिखूंगा तो इवन के केस में अभी मैंने वैल्यू लिखा है π/2 इंटू रेशनल नंबर, दिस इज क्लियर हियर, राइट। तो जब इवन के केस मेरे आएंगे तो कहने का मतलब है कि इस टाइप का जो टर्म है ना, π/2 इंटू एनी रेशनल नंबर बचेगा, या न इवन जो भी नंबर दे, 4, 2, 6 जो भी वैल्यू दे, व्हाट्सोएवर, मुझे पता भी है, सबको पता है। अगर n2 लिख दो, फॉर एग्जांपल ले लें थोड़ा, तो cos² थीटा और 0 से 2 पाई cos² थीटा की वैल्यू π/2 होती है। अब देखिए जब इवन लिखेंगे तो क्या करामात होगी, इवन लिखने पे ये जो n इवन है तो फिर अंडर रूट हट जाएगा, ओके। तो फिर क्या होगा, x² - 1। अगर n अगर आप इवन लिखेंगे तो अंडर रूट हटा देगा, उसके बाद जो भी स्क्वायर आएगा मतलब ये अंडर रूट नहीं रहेगा, मतलब कहने का मतलब दिस इज ए पॉलिनोमियल, राइट। और ये तो कोई अगर n इवन है तो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू।
दिस इज ए रियल नंबर, और रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर हम किसी पॉलिनोमियल में करेंगे तो फंक्शन तो पॉलिनोमियल ही रहेगा, राइट। आड है तो कहानी इनकी जीरो, आड पे मेरी प्रॉब्लम फंसते तो कहानी इनकी फिनिश हो जाएगी। अगेन जो इवन जो आएगा, अब यहाँ देखिए अगर n इवन है तो इसकी वैल्यू बचेगी, तो ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसकी कहानी फिनिश कर देगा। तो फिर होगा क्या, व्हाट हैपेंड। तो जब आप इवन लिखेंगे तो इवन के केस में ये मेरा पॉलिनोमियल बनेगा, राइट। अच्छा, अगर n आप आड लिखते हैं, इफ टेकिंग n इज द आड, तो आड लिखने पे क्या होगा, जब आप n आड लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ n इज इक्वल टू 1 ले लें, तो n इज इक्वल टू जब 1 लिखेंगे तो जीरो से जो पाई हमारा कास्ट थीटा, अगर n इज इक्वल टू 1 मैं यहाँ ले लूँ, तो जीरो से पाई जब इसकी वैल्यू आप कास्ट थीटा निकालेंगे ना, तो ये कहानी इसकी फिनिश कर देगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, राइट। और एक्स स्क्वायर अगेन दिस इज ए पॉलिनोमियल हियर। n इज इक्वल टू जब आप 3 लेके चलेंगे, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, व्हेन n इज इक्वल टू 3, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगेन वैनिश हो जाएगा, बट अगेन मेरा बचा रह जाएगा। कहने का मतलब अगेन दिस इज ए पॉलिनोमियल हियर। तो कहने का मतलब हमारा क्या हो रहा है, चाहे n इवन हो चाहे n आड हो, हर हालत में fn x इज ए पॉलिनोमियल। अब इस पे डिपेंड नहीं है कि n की वैल्यू 3 से बड़ी है कि 4 से बड़ी है, चाहे इवन हो चाहे आड हो, हर केस में fn x इज ए पॉलिनोमियल इन x, राइट। अच्छा, उसकी डिग्री क्या होगी, अब डिग्री उसकी n पे डिपेंड करेगी कि इसकी n की मेरी वैल्यू क्या हो रही है। इज इट क्लियर हियर। तो यहाँ किस रिजल्ट का यूज था, बस इस रिजल्ट का यूज था। एंड और ये जो रिजल्ट है हमारा रिडक्शंस फार्मूले का है। तो देखिए रिडक्शंस फार्मूले का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट इस रिडक्शंस फार्मूले का यहाँ किस तरीके से इंटीग्रल इक्वेशंस में यूज किया गया है, ये इसकी खूबसूरती है। तो मेरे लिहाज से दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द IIT एग्जाम ऑफ दिस ईयर। तो चाहे n इवन लिखें या n आड लिखें, हमने प्रूफ करके दिखाया कि हर हालत में fn x जो होगा इज ए पॉलिनोमियल। तो अगर ऑप्शंस की हम लोग बात करें तो फिर कौन होगा कि fn x इज ए पॉलिनोमियल इन x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ऑप्शन सी इज द राइट हियर, बाकी दिस इज द कैंसिल हियर, बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो fn x इज ए पॉलिनोमियल इन x फॉर एवरी n, चाहे n इवन है या आड है, वो मेरा ट्रू हो जाएगा। और क्यों ट्रू है, कैसे ट्रू है, नाउ वी हैव प्रूव्ड हियर। अब अगेन एक क्वेश्चन और चलते हैं, और ये जो क्वेश्चंस है ना, बेसिकली कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शंस को, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को रियल फंक्शन बना के ट्रीट किया गया है। और इस क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत डीपली आप सोचे होंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन्स का ये भी क्वेश्चंस रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले उस क्वेश्चंस को थोड़ा हम डिस्कस कर दें। क्वेश्चन ये है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 32 है। सेट S जो है ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन है -1 टू रियल नंबर R की सेटिस्फाइंग 3 कंडीशंस। पहली कंडीशंस क्या है कि f इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, मतलब अनंतों टाइम तक इसको आप डिफरेंशिएट करिए, उसकी वैल्यू मिलेगी इस ओपन इंटरवल में। सेकेंड में है कि द टेलर सीरीज मतलब यही f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ये देख के याद आ रहा है मैक्लारिन साहब का, क्योंकि मैक्लारिन साहब x इज इक्वल टू 0 पे एक्सपेंशंस जो देते हैं, टेलर्स का जो एक्सपेंशन x इज इक्वल टू 0 का है, एक्चुअल में वो मैक्लारिन साहब का है। ऑफ f एट 0 कन्वर्जेस टू f ऑफ x, कन्वर्जेस टू f ऑफ x फॉर ईच x बिलोंग्स -1 to 1, वो तो वही है इस ओपन इंटरवल में। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में ये f ऑफ x गिवन है, दिस इज द योर f ऑफ x हियर। और थर्ड कंडीशन ही इसकी जान है इस क्वेश्चन की, ये कह करके बाकी सबको फिनिश कर देता है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये देखिए, तो
तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ये बात कहा है कि ये जो है वो है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है फॉर एवरी, यानी फॉर ऑल एफ बिलोंग्स एस है। बी जो है कि एफ डैश हाफ ये 0 है फॉर ऑल एफ बिलोंग्स एस है। और ऑप्शन सी जो है वो ये कहता है देयर एग्जिस्ट एफ बिलोंग्स एस सच दैट कि एफ डैश हाफ 0 नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट एफ बिलोंग्स एस सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी में ये है फॉर सम एक्स बिलोंग्स क्लोज्ड इंटरवल दिस मच, ये बात है क्वेश्चन में। तो यहाँ जो कंडीशंस थर्ड है ना, एक बार क्वेश्चंस की बात कर दें थोड़ा, देखिए कि यस उस सेट का कलेक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है इस क्लोज इंटरवल से इस रियल नंबर पे, जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन है? पहला है कि एफ जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक डिफरेंशिएबल है। दूसरा ये जो टेलर सीरीज है वो एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज करती है। और तीसरा कि एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0 फॉर n बिलोंग्स टू l। एक मुझे याद आ रहा है ना वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक थ्योरम, अगर एफ ऑफ 1/n 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n हो और अगर इसकी लिमिट वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n ये 0 आई, अगर उसका बिलोंग उसके डोमेन से करता था तो वो एफ ऑफ z जो है मेरा 0 हो जाता था। आइडेंटिकली दिस फंक्शन एफ ऑफ z इज इक्वल टू 0। और ये कंटिन्यूअस जो है ना इन्वॉल्व करता है कि ये जो फंक्शंस होगा वो 0 होगा। कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शंस ईच नेचुरल नंबर पे 0 देता है तो इसकी मीनिंग ये है कि वो जो फंक्शंस होगा मेरा वो 0 होगा। दिस इज द 0 फंक्शन हियर। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स 0 इन्फिनाइट टाइम तक डिफरेंशिएबल है, राइट। अच्छा, एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेस टू द 0, कोई बात नहीं, हम इसको लिख के सकते हैं। टेलर सीरीज सेटिस्फाई करता है उस इंटरवल में। अच्छा, एफ ऑफ 1/n 0 होगा, 1/n ही क्यों, कोई भी रियल नंबर लिखें तो 0 होगा। अब ऑप्शन पे आ जाइए, कह रहा है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एफ बिलोंग्स एस। इस बात सही है कि जब फंक्शन ही 0 हो गया तो फिर यहाँ जितने भी, यानी ये जो फंक्शन है वो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, इस टाइप का फंक्शन है तो फिर तो यहाँ 0 होगा, राइट। अच्छा, इसका डिफरेंशिबिलिटी किसी भी पॉइंट पे 0 होगी तो 1/2 पे तो 0 होनी है। देयर एग्जिस्ट सच दैट, नहीं ये तो है नहीं, ऐसा कोई फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो भी फंक्शन होगा वहाँ एफ डैश ही एफ ऑफ 0 है तो एफ डैश 0 होना ही है। फॉर सम ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ईच पॉइंट पे 0 है। इवन ये पूरे रियल नंबर पे 0 है तो यहाँ तो 0 होना है। तो दिस इज द नॉट राइट। तो फिर इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसका सही था। हालांकि क्वेश्चन बहुत टेक्निकल नहीं था बट थोड़ा बहुत रहा है, तो इसके ऑप्शन ए और बी ट्रू है, बाकी क्वेश्चंस इसके रॉन्ग हैं, सही नहीं है। एफ ऑफ 1/n 0 है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और ईच नेचुरल नंबर पे वो 0 दे रहा है तो इसकी मीनिंग क्या है? आप ये देखिए ज़रा, ऐसे आ जाइए थोड़ा, इनकी और मैं एनालिसिस कर दूँ। एफ ऑफ 2 पे 0 है तो फिर एफ ऑफ 2 प्लस एच और एफ ऑफ 2 माइनस एच, एच ग्रेटर देन 0, एच टेंडिंग टू 0 की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, ये चाहे कोई रेशनल लिखें या कोई रेशनल नंबर लिखें। तो अगर एफ ऑफ 2 पे 0 है तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालेंगे तो भी 0 ही होना चाहिए। यानी अगर कोई भी एच अगर हम छोटा से छोटा नंबर लिखते हैं, चाहे वो रेशनल या इरेशनल, उसको 0 पर ही टेंड होना पड़ेगा। तो और फंक्शन हमारा 2 पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगी, तो ये तभी संभव होगा जब फंक्शन 0 होगा। अदरवाइज तो ऐसा संभव नहीं होगा कि ईच नेचुरल नंबर पे 0 हो जाए और फंक्शंस कंटिन्यूअस है। तो ओनली वे दिस इज द पॉसिबिलिटी है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा वो। तो ए एंड बी इज द ट्रू, बाकी तो हमारा आप समझ ही रहे हैं गलत हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है आईटी जैम वालों का, हमेशा रीजन दे करके वॉल्यूम और एरिया की बात तो पूछते हैं। डबल और ट्रिपल इंटीग्रल तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, धड़ल्ले से बनते रहे हैं। तो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, थोड़ा इसको सॉल्व कर दें। क्या है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है कि एक रीजन हमारा जी डिफाइंड है आर स्क्वायर में, कैसा कि एक्स वाई बिलोंग्स आर स्क्वायर, ठीक है, सच दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है। मतलब ये सर्कुलर डिस्क की बात की गई है, ओपन सर्कुलर डिस्क है, एक्स वाई रूट 3 लेस देन वाई लेस देन रूट 3x, ठीक है।
x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है। देन द वैल्यू ऑफ 200 अपॉन पाई डबल इंटीग्रल, यहाँ रीजन जी है x स्क्वायर dx dy। ऐसा जब कोई भी क्वेश्चन हो ना तो फिर उनको पोलर में कन्वर्ट करके लगाते हैं, वो इजी हो जाता है। अब जैसे यहाँ y लेस देन √3x है, तो एक्चुअल में है क्या, दिस इज द लाइन, और इसका जो स्लोप है वो कितना है, tan थीटा √3 60 डिग्री है, तो फिर थीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया π/3, और इसका जब निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू मेरा हो गया π/6। थोड़ा रीजन भी बना दें, ये हो गया मेरा π/3 हो गया, ये π/6 हो गया, π/3 π/6, और ये हो गया थीटा π/3, ये रीजन हो गया। ये मेरी सर्किल हो गई, इनके बीच की बात कर रहा है, मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए सबसे इजी चीज़ है कि 200 अपॉन पाई, चलिए थोड़ा इंक मैं चेंज कर दूं, रेड ले रहा हूँ। आइए, तो 200 अपॉन पाई, अब देखिए यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। लिमिट जो मेरी यहाँ वेरी करेगी, अगर थीटा देखते हैं इस रीजन्स के लिए, इसी रीजन्स की बात की गई है, तो थीटा का वेरिएशंस हमारा थीटा वेरी फ्रॉम π/6 से π/3 है, और r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ r हमारा 0 है और यहाँ तक, तो जो r की वैल्यू है मेरी मैक्सिमम, दिस इज द 1, तो r की वैल्यू हमारी 0 से 1 है। अभी ये कन्वर्ट करते हैं जनरल, x इज इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। और इस स्तर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तो समझ ही रहा है, dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा, ये होता है। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो गया आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और ये आर डी थीटा। अच्छा, डबल इंटीग्रेशंस की एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, वो हमेशा याद रखिए कि अगर लिमिट कांस्टेंट है तो किसको सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं माने नहीं रखता है, लेकिन अगर लिमिट वेरिएबल है तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा, आप ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। अक्सर हमने लेक्चर्स के दौरान करते हैं, पहले ये चीज़ देखिए कि लिमिट तो वेरी नहीं कर रही है। अब जिसकी लिमिट वेरी कर रही है सबसे पहले इंटीग्रेशन उसी का होता है, उसके बाद हम जो है दूसरे के रिस्पेक्ट में करते हैं जो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ तो दोनों लिमिट कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर आर थीटा के टर्म में होता है या थीटा आर के टर्म में होता तो फिर कहानी बदल जाती। तो इतना टेक्निकल क्वेश्चन आईटी जैम का इस पर नहीं बना है, सीधा सा पार्ट बना है, तो बस वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। हमारे लिहाज से तो ओनली सम टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, बाकी तो कोई दम नहीं है। तो चलिए आर के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं पहले। तो थीटा π/6 से π/3 है, तो यहाँ हो गया r³, तो r⁴/4 और लिमिट हो गई यहाँ 0 to 1 कास स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। 200 अपॉन π/6 से π/3, ठीक है, और ये 1/4 होगा तो 4 × पाई बाहर हो गया। r1 लिखेंगे तो 1/4, 0 लिखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। कास स्क्वायर थीटा को अगर मैं तोड़ दूं तो फिर क्या होगा, ये 2 कास 2 थीटा प्लस 1/2 ये होता है, क्योंकि सबको पता है कास 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा -1, तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास 2 थीटा प्लस 1/2, दिस इज द डी थीटा। इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये मेरा हो गया 50, तो 50 अपॉन पाई इंटू /2 भी बाहर कर लें तो फिर ये 25 हो जाएंगे, 25 अपॉन पाई हो गए। कास 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा/2 प्लस डी थीटा का सिंपली हो जाएगा थीटा, और यहाँ लिमिट हो गई π/3 से π/6। आ जाइए, अब ये हो गया 25/पाई। अब यहाँ देखिए π/3 लिखेंगे तो ये हो गया साइन 2π/3/2 प्लस π/3 माइनस ये जब लिखेंगे तो साइन π/3 अपॉन 2, अब ये हो जाएगा -π/6, ठीक है। अच्छा, जब इसको तोड़ेंगे साइन पाई माइनस π/3 साइन π/3 और ये मिलके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 25 अपॉन पाई इंटू इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया 6 π/6 हो जाएगा ये, ठीक। पाई कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 25/4 इसका आंसर होगा, बट आंसर शायद राउंड आफ्टर डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस की बात किया गया था ये। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं 25 को 4 से तो
नहीं सॉरी 6 है ना, दिस इज़ द 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 हो गया, 24 10.6 हो गया, फिर 4 हो गया 6, ये होगा इसका आंसर। बट जो आंसर जो दिया था 4.15 से 4.17, बट आंसर इज दिस इज राइट हियर। इनके बीच में आप आंसर कोई भी लिखते हैं तो IITJEM वाला उसको सही मानता है। तो 4.16 दिस इज़ द राइट वन। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने कुछ पिकअप किए, तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस बच गए हैं, उसको भी बहुत जल्द हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक और बात, अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम रही है किसी कंसेप्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, आप कमेंट करें, उसका हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डेफिनेटली जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।